हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार। आज मैं आप लोगों को जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ जिस विषय पर, वो है साथियों बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन स्टूडेंट्स, आप लोग कई बार बहुत बार कंफ्यूज हो जाते होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे मेरी क्लास में पूछते हैं और उन तक तो ये बातें पहुंच पाते, लेकिन जो आम लोग हैं हमारे देश के निवासी, उनको भी इन चीजों के बारे में पता हो, तो इसलिए मैं एसएस की गहनता से जानकारी आप लोगों के सामने रखता हूं। 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ। किसका विभाजन हुआ? बंगाल का। ये किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों एक बंगाल का ये हिस्सा हुआ करता, तो ये मान लीजिए बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है। बंगाल का विभाजन का मतलब ये हुआ कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। इधर जो हमारे देश की डायरेक्शन लगती थी, जो पूर्व का क्षेत्र था, उसको कहा गया पूर्वी बंगाल। और दोस्तों इधर वाला जो क्षेत्र हुआ उसको कहलाया पश्चिमी बंगाल। बच्चे मेरे सामने अक्सर क्या पॉइंट रखते हैं? बच्चे रखते हैं सर पश्चिम बंगाल है तो पूर्वी बंगाल का होगा, जो कि आज हिस्ट्री में हमारे जो मैप्स हैं उनमें तो पूर्वी बंगाल है नहीं। तो बच्चों का जवाब लेना और जवाब उनको देना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते, क्योंकि जब हम देखते कि उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, तो पूर्व भारत है, पश्चिमी भारत है, उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत है, जो हमने डायरेक्शन के हिसाब से कन्वर्ट किए हैं। तो ये भी तो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं पुट होता होगा कि बताइए कि सर पश्चिमी बंगाल जहां की सीएम ममता बनर्जी है इस समय, तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी बंगाल भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की जो क्वेरी रहती है इसके प्रति, वो यही है कि पहले जो था बंगाल था, ये बंगाल, ठीक है, ये बहुत ही रिच रहा है क्षेत्र अपने आप में। इस क्षेत्र पर सबसे पहले अंग्रेजों ने ही राज किया। इस क्षेत्र पर 1757 में अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेजों कंपनी ने शासन किया, यानी कि कहने का मतलब यह है ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन छीनने की प्रवृत्ति यहीं से होती है, जब उन्होंने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया था। 23 जून 1757 के प्लासी नामक जगह पर जो लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई से इनको लगभग उस क्षेत्र का आनंद आ गया जो इनके कब्जे में आया था, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी। स्टूडेंट इस क्षेत्र में उस समय आप लोगों को पता है कि मुस्लिम थे, नवाब थे, तो इस पूरे बंगाल में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो इस पूरे क्षेत्र में यहां पर इन्होंने 1905 यानी 1905 में इस बंगाल का विभाजन कर दिया। ये जो पूर्वी बंगाल था, इस साइड जो थी मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती थी, और ये पश्चिम बंगाल था, यहां पर हिंदू आबादी ज्यादा होती थी। इस मुस्लिम आबादी के साथ साथ करोड़ों की जनसंख्या यहां पर हिंदुओं की भी थी। पॉइंट यहां पर यह है कि इसका बंटवारा करने से अंग्रेजों को क्या फायदा था? डिवाइड एंड रूल्स, बांटो और राज करो। क्योंकि यहां पर जो थी, जो यहां से सिराजुद्दौला के हारने के बाद जब अंग्रेजों ने अधिकरण करना शुरू किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तो उस समय ऐसा तो नहीं है कि देश के और दूसरे क्षेत्रों में आग नहीं खोले अंग्रेजों की, वहां भी तो ऐसा ही हुआ ना। तो जब उनको ये पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जुल्म ढाया जा रहा है, तो इनकी शक्तियों को बंटवारा कर दिया।
हिंदू मुस्लिम एक साथ न लड़े और इसलिए उनके क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। बड़ा दिलचस्प अंग्रेजों का इसमें रोल था कि इसका बंटवारे से उनको बड़ा बेनिफिट होने वाला था। ये कि आपस में लड़ाई का काम करवाने का भी अंग्रेजों ने किया। जैसे आपको पता है कि हिंदू गाय को अपनी मां समान पूजते हैं, गाय को माता कहते हैं, और इधर जो है सुअर जो होता है वो मुस्लिम के लिए होता है, जैसे कि उनको मानते हैं। अब यहाँ पर अंग्रेज तो किसी को भी नहीं मानते, ना तो गाय को मानते, ना सुअर को मानते, किसी को भी नहीं मानते। ये संस्कृति हमारे देश में भी उनको की पूजा करती है, उनको मानती है। तो उन्होंने क्या किया, यहां से यहां पर इस तरफ से इस तरफ मंदिरों में गाय का मांस, बीफ जो होता है, उसको फेंकवाया गया। अंग्रेजों ने खुद फेंका। अब डाउट किस पे जाएगा, डाउट जाएगा यहाँ के मुस्लिमों पर कि इन्होंने गाय का जो मांस काट कर मंदिरों में फेंका, क्योंकि इनकी डिवाइडेड रूल्स अंग्रेजों की पॉलिसी थी, बड़ी खतरनाक थी। वो तो भाई भाई को अलग कर देते थे, ये तो फिर भी दो धर्मों के लोग थे। इधर वो सुअर को काट के यहाँ मस्जिदों में फेंक रहे थे, कभी रात को कभी किसी समय, और इन दोनों के बीच में विवाद जो पनपा और विवाद बहुत बढ़ता गया। और इसका जो फायदा वो अंग्रेजों को लेना ही था, उनको पता ही था इसका बेनिफिट है कैसे उठाया जा सकता है। तो पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, मार्लेमेंट तो आता है दोस्तों 1909 में। मार्लेमेंटो दो व्यक्ति हैं ये, जो कि सांप्रदायिकता के आधार पर ही खेल खेलते हैं। और यहां पर आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग के लिए एक मांग उठती है, मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि 1906 में हो चुकी थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी दोस्तों, जो 1906 में हो चुकी थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। मैंने 1909 में आगा खां के बारे में से ये किया क्योंकि मार्लेमेंटो ने उनकी बातों को सांप्रदायिकता का रंग दिया। और यहां से जो मुस्लिम लीग जो बनी और इस क्षेत्र में ज्यादा हो गई, और इस क्षेत्र में आने से पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल थे तो दोनों अंग्रेजों के भी, लेकिन बाद में भी इसके बारे में बहुत सारे तथ्य ऐसे नजर आएंगे आप लोगों को। तो जब मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानी बताऊंगा तो आप लोगों को निश्चित तौर पर यह समझ में आएगा कि वाकई में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी। तो 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्वितीय राष्ट्र का सिद्धांत दिया जाता है कि एक राष्ट्र में से दो राष्ट्र बने, द्वितीय राष्ट्र का सिद्धांत ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। इसमें मुस्लिम लीग बहुत प्रभावशाली संस्था हो चुकी थी, बहुत सारे, क्योंकि 1940 से पहले जो 1937 के चुनाव हुए थे, उन चुनाव में मुस्लिम लीग अपने क्षेत्रों में भी सीटें नहीं बचा पाई थी। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को अधिकतर सीटें मिली थी। ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास जो मैं दे रहा हूं, ये हाल फिलहाल में हरियाणा में मेवात अगलू में हुए सांप्रदायिकता झगड़े को भी इसी आधार पर आप लोग देख सकते हो। मणिपुर में हुए विवाद को भी आप इसी झगड़े से रिलेट करके देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये धर्म, ये जात, ये राजनीति जो किसी की भी नहीं हुई, ये कैसे बंटवारे कर देती है। तो 1940-1937 में भारत शासन अधिनियम के तहत, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत
ये भारत शासन अधिनियम 1935 में इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, जब मैं संविधान आप लोगों को कराऊंगा तो इसमें से लगभग जो नियम थे, जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, वो उन कानून में संशोधन करके हमने वो एडॉप्ट किए थे। ये आप लोगों को मैं जब संविधान के बारे में बताऊंगा, एक एक किसकी कितनी भूमिका रही, एक एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, ये बंगाल का विभाजन किस आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर। अभी जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, वो कर रहा था मैं 1932 पूना पैक्ट, 27 सितंबर शाम 5 बजे, 27 सितंबर शाम 5 बजे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी की मुलाकात होती है। मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी हिंदुओं की तरफ से उस पैक्ट पे, उस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, और दलितों की तरफ से बाबा साहब अंबेडकर। 80 सीटें, 70 से 80 सीटें अंग्रेजों ने 1932 जो कम्युनल कहा जाता है उसको, सांप्रदायिक विभाजन, एक तरीके से देश में हिंदुओं को और हरिजनों को अलग सांप्रदायिकता का जो रंग दिया जाता, उस रंग में 80 सीटें उन्होंने दी थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा कि दलितों के लिए अलग कोई क्षेत्र नहीं होगा, निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। हाँ, उनको ये हो सकता है कि हम 80 जो समझौता है, उस समझौते की बातें हो रही है दोस्तों, उस समझौते के तहत हम इनको 140 से 150 तक की जो आरक्षित सीटें हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, आप अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ दो। इस बात का महात्मा गांधी जी और मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दबाव बनाया कि आप निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ दीजिए। हम इसमें जो है दलितों के लिए हम और सीटों की व्यवस्था कर देंगे। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत ब्रिटिश जो क्षेत्र थे वहां तो ब्रिटिश प्रतिनिधि चुनाव वो तो डायरेक्ट ही है, लेकिन जो अन्य क्षेत्र थे, रियासतें थी, रजवाड़े थे, जहां पर राजाएं थे, क्योंकि राजा जो अब उसमें भी थे दोस्तों, राजा तो हमारे जब 1975 का, जो मैं आपको इंदिरा गांधी के बारे में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, बांग्लादेश जब बना था पूर्वी बंगाल से यानी पूर्वी पाकिस्तान में, पहले पूर्वी बंगाल फिर पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश बना, उसकी हिस्ट्री भी इसमें निकल के आएगी। तो क्या क्या उसमें शर्तें थी? एक तो अंबेडकर ने जो शर्तों के तहत एक तो ये मान लिया कि चलिए, और अंबेडकर ने ये भी कहा था कि ये जो समझौता है दलितों के लिए एक सर्वनाश साबित होगा, यानी कि दलित शर्त ये थी, महात्मा गांधी का मानना ये था कि हम जो रह कर जो है आप अलग रह कर नहीं कर पाओगे, क्योंकि भारत, उनका ये मानना था, उनका पक्ष ये था कि पहले से ही एक दो राष्ट्र की मांग चलती आ रही, मुस्लिम लीग अलग से विरोध करती आ रही है हर चीज में हमारा। दूसरा क्या है कि अगर हरिजन भी अलग हो गए, SC ST BC भी अलग हो गए, तो फिर समस्याएं ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। देश का बंटवारा कई तरफ से होगा, क्योंकि उधर सिख भी खालिस्तान की एक तरीके से, जब आजादी की तरफ देश जा रहा था तो उस समय एक मांग थी खालिस्तानी की। तो दोस्तों, इसके तहत निर्वाचन क्षेत्र में दलितों के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई गई, और ये शिक्षा संबंधी जो एक्ट थे उनमें प्रावधान किए गए कि जो दलित है, जो ST SC है या BC बैकवर्ड क्लासेस है जो बिलोंग करते हैं, उनको शिक्षा में वो चीज दी जाए ताकि ये कमजोर या अपने आप को हीन न माने,
लेकिन देश को आजाद हुए आज इतना टाइम हो गया है, आज भी हमारे देश में जातिगत व्यवस्था और धर्म व्यवस्था इतनी कुंठित हो चुकी है, इतनी आगे हो चुकी है कि आज भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को मारा जाता है, दबाया जाता है, पीटा जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो जो काम अंग्रेज कर रहे थे वो अभी भी कई जगह, सब जगह नहीं है लेकिन कई जगह बहुत कुछ घटनाएं ऐसे सुनने को आती है कि ऐसा हुआ, और लाइव में भी और हमारे साथ भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है जिससे हमें भी ये महसूस हुआ था कि हाँ वाकई में जब हम इतने सक्षम होते हुए भी लोग हमारे अंदर भेदभाव कर सकते, तो एक आम जो हमसे भी नीचे तबका है कि जिनके पास कुछ शिक्षा न रोजगार है, तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा होता हुआ। दोस्तों 1932 का ये पूना कैद था, गांधी जी और अम्बेडकर के विवादों का यहाँ पर समस्या समाधान किया गया था। लेकिन देश की सरकारें हमेशा यही चाहती है कि जो जैसा वैसा ही रहे, और आधुनिक टाइम में तो सरकार ने किसी को भी नहीं बख्शा। तो साथियों, प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो आप धर्म राजनीति के चक्कर में ना घुसिए, जाति के व्यवस्था के बारे में ना सोचिए, एजुकेटेड बनाइए अपने देश को ताकि हम आगे दुनिया के महान देशों में आगे खड़े हो सके। थैंक यू। जय हिंद।